गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के लाइव में मैं पंडित राजन शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज लाइव में हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा अध्याय है जिसकी जानकारी के बिना शायद हम जैसे ज्योतिष के अदना विद्यार्थी अधूरे रहेंगे। तो आज का ये टॉपिक है छद्म वेशधारी मायावी ग्रह राहु और केतु के संदर्भ में। राहु और केतु 18 महीने एक राशि में रहते हैं और आने वाली 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे लगभग 1.5 साल के बाद। इस समय राहु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बाकी सभी ग्रह आगे चलते हैं तो राहु और केतु वक्री चाल यानी कि पीछे की तरफ चलते हैं। 23 सितंबर को राहु और केतु का गोचर आप समझ लीजिए लगभग 7:38 पर 23 सितंबर AM सुबह प्रातः राहु ग्रह मिथुन राशि में से उल्टा चलता हुआ वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और केतु ग्रह धनु राशि में से वक्री गति में उल्टा चलता हुआ वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो राहु और केतु अब 1.5 साल के लिए वृष राशि और वृश्चिक राशि वालों का मेहमान बनने लगे हैं। तो जैसा कि आप समझते ही हैं कि मैं जब भी अपना टॉपिक शुरू करता हूं वो चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता, वो लग्न पर आधारित होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में वृष राशि और वृश्चिक राशि लगन की राशि हुई यानी कि वृष लगन या वृश्चिक लगन हुए आप मेरी तरह, क्योंकि मैं भी वृश्चिक लगन हूं, तो आपको राहु और केतु का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यह है हमारा आज का टॉपिक, राहु और केतु का राशि परिवर्तन और उसका विभिन्न लग्नों के अनुसार किस भाव में हमें कैसा फल मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि राहु और केतु का प्रभाव कैसा होता है, चाहे वो हमारी जन्म कुंडली में हो चाहे वो गोचर का फल हम देख रहे हों। राहु और केतु को समझना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग राहु को एक नेगेटिव ग्रह ही समझते हैं, बहुत सारे लोग केतु को एक नेगेटिव ग्रह ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। राहु और केतु के कारण भी राजयोग देखे हैं मैंने। राहु और केतु की महादशाओं में भी मैंने तरक्की, यश की प्राप्ति, प्रमोशंस होते हुए देखा है। राहु और केतु की इन दशाओं का मेरे बहुत सारे मित्र हैं, बड़े क्लाइंट हैं जो मेरे पास काफी देर से आते हैं। उनके जीवन में मैंने बड़ा ही सुखद परिवर्तन देखा है, उन्हें जीवन में ग्रोथ करते देखा है, तरक्की करते देखा है। लेकिन कुछ नियम हमें पालन करने पड़ते हैं। अगर उन नियमों को हम समझ गए तो ये राहु और केतु के विषय में ज्योतिष की किताब में ये लिखा है कि राहु जिसको तारे उसको फिर कौन मारे। ये लिखा है ज्योतिष की किताब में कि राहु जिसको तारे यानी कि राहु जिसके साथ मददगार बनकर खड़ा हो गया फिर उसका कोई दूसरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे ही केतु ग्रह है, क्योंकि केतु को तो हनुमान जी की ध्वजा कहा गया है। जो ध्वजा है उसका काम है हवा में फहराना और आपकी तरक्की और ऊंचाई, आपका विकास, आपके जीवन में प्रमोशंस, इनकम की प्राप्ति, ये केतु के हाथ में होती है। तो इसलिए राहु और केतु कभी भी ऐसे नहीं है कि हर एक के लिए हमेशा ही सदा ही नुकसानकारी होंगे।
तो ये आज की मेरी भूमिका है कि राहु और केतु नुकसानकारी नहीं होते, उनके भी अगर हम नियम जान लें, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है ये समझ लें, तो राहु और केतु की महादशाएं, उधर राहु की 18 साल की और केतु की लगभग 7 साल की महादशा जीवन में बहुत उत्तम परिवर्तन करती है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर लेते हैं। तो मैं भी अपने दूसरे प्रोफाइल पे इसको शेयर करने जा रहा हूं और आपके पास भी कुछ समय है कि आप अपने अपनी प्रोफाइल पे इसे शेयर कर लीजिए और राहु और केतु के विषय में फिर पूर्ण जानकारी हम शुरू करेंगे। ये लीजिए मेरा ठीक है। तो ये आज की मेरी भूमिका है कि राहु और केतु नुकसानकारी नहीं। ये जा रहा है अब कुंडली स्कैनर्स प्रोफाइल पे, लीजिए। और दूसरी तरफ डेस्कटॉप है मेरा कंप्यूटर, वहां से ये जाएगा मेरे पेज पे। तो इस बात को हम चर्चा में लाएंगे। जरा मैं इसको टॉपिक को शेयर कर लूं। और नीचे सौरभ शर्मा जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि केतु की दशा में उनकी तरक्की हुई है आपकी कृपा से गुरुजी। हाँ बिल्कुल सौरभ, तुम भी उसमें से एक एग्जाम्पल हो, जो लगभग पिछले 8-10 साल से हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और मुझे याद है जब केतु की दशा शुरू होनी थी तो आप भी घबराए हुए थे कि राहु और केतु का नाम सुना है, बड़ा परेशान करता है। लेकिन ऐसी परमात्मा ने कृपा की है सौरभ कि आप अपने मुंह से सबको बता रहे हैं या आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो 73 लोग देख रहे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि राहु और केतु तरक्की भी देते हैं, कामयाबी भी देते हैं, नाम यश भी देते हैं। तो इसको जरा मैं शेयर कर लूं अपने पेज पे, फिर शुरू करेंगे। बहुत ही रोचक होता है राहु केतु की बात करना और बहुत ही शानदार होता है राहु और केतु को समझ लेना। ठीक है, चलिए आपकी तरफ से भी मुझे दिख रहा है कि 13-14 शेयर्स हो गए हैं, तो बहुत बढ़िया है अगर आप इस टॉपिक को संभाल के रखेंगे जो आज का हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। और लीजिए ये चला गया है पंडित राजन शर्मा एस्ट्रोलॉजर बेस्ट एस्ट्रो शॉप पे, एक शेयर हो गया है। नीचे एक और एक्सपीरियंस लिखा है राजिंदर संधू जी ने मुंबई से कि हाउ डिफिकल्ट इट कैन बी इन केतु दशा, आई एम एग्जाम्पल। और ये भी उसका एक रूप है। और मैं आपको ये बता देता हूं, 100 में से लगभग 98 लोग ये कहेंगे कि हमें परेशानी हुई है राहु केतु के समय में। 100 में से केवल 2 लोग कहेंगे कि हमें राहु और केतु के समय में भी बड़ा आनंद आया, बड़ी तरक्की दी है परमात्मा ने। तो इसको मैं आज खोलूंगा आपके साथ कि इसको हम उल्टा कर लें कि 100 में से 98 लोग आगे के बाद कहेंगे कि हमें राहु और केतु तरक्की देते हैं, और सिर्फ 2 लोग वो रह जाएं जो अपने कर्मों पे निर्भर हैं, वो कहें कि हमें परेशानी हुई है। ठीक है, आज के इस विषय को इस तरह मैं इस भेद को, इस सीक्रेट को, इस गुप्त बात को आपके साथ साझा करूंगा कि 100 में से 2 लोग जो खुश होते हैं राहु केतु में, अब 98 लोग खुश हों, ताकि आपको ट्यून करने का सिस्टम पता चल जाए। डॉली गौतम ने भी लिखा कि मेरी हमेशा से राहु ने मदद की है। वेरी गुड, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब ये राहु के पीरियड में किसी को बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ तो उसकी कुंडली को समझना, देखना, जानना और वो किन नियमों का पालन कर रहे हैं इसको समझ लेना, ये बड़ा ही आनंददायक विषय होगा।
भरत प्रवाह लिख रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारे आप लोगों के मुझे व्हाट्सएप मुझे मिले हैं कि आप मुझे एज ए टीचर समझते हैं, लेकिन मैं अपने आप को स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझता हूँ, और जो अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करता हूँ वो आपके साथ साझा कर देता हूँ। तो इस बात को आज समझेंगे हम सारे कि राहु और केतु जीवन में क्या कर सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, जहां मैं शेयर करना चाहता था मैंने कर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपको राहु और केतु को समझना है तो इसके इतिहास में जाना पड़ेगा आपको कि राहु और केतु कौन है, इनका उद्गम कैसे हुआ, या यूं कह लें कि जन्म कैसे हुआ। राहु और केतु सिंहिका राक्षसी के पुत्र हैं, और ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इसका नाम है स्वरभानु। स्वरभानु राक्षस कह लीजिए, दैत्य कह लीजिए, स्वरभानु नामक एक दैत्य हुआ है। उसका जो गला है वो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन उससे पहले भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप में, मोहिनी का रूप अवतार लेकर स्वरभानु को अमृत भी पिलाया था। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये सागर मंथन की घटना है हमारे कथा में। तो सागर मंथन की जब आप कथा पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जब अमृत निकल आया सागर मंथन में से, देव और दैत्य दोनों झगड़ पड़े थे। तो फिर भगवान ने फिर वहां लीला रची थी, क्योंकि वो पात्र और कुपात्र जानते हैं कि किसके हाथ में तलवार देनी चाहिए, किसके हाथ में किताब देनी चाहिए, किसके हाथ में कंप्यूटर का माउस हो, ये भगवान समझते हैं। तो उन्होंने फिर पात्र और कुपात्र का चयन करके एक पंक्ति में देवताओं को बिठाया और एक पंक्ति में असुरों को बिठाया था। और देवताओं को जब वो अमृत पिला रहे थे तो असुरों को वो मदिरा पिलाकर चित्त कर रहे थे, क्योंकि मदिरा भी सागर मंथन में से ही निकली थी, विष और मदिरा। तो चलिए, उस कथा पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बड़ी लंबी कथा है। 14 रतन निकले थे, उन सबकी अलग अलग कहानी है। तो स्वरभानु नामक एक छद्म वेशधारी, जिसको हम कहेंगे असुर, उसने देवताओं का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के बीच में जाकर विराजित हो गया। और भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में जैसे जैसे देवताओं को अमृत बांट रहे थे, स्वरभानु को भी उन्होंने अमृत पिलाया है। और ये भगवान विष्णु ने पिलाया है, ये भगवान विष्णु की ही माया है और भगवान विष्णु की लीला के अनुसार पिलाया है, या साधारण भाषा में कह लीजिए कि जानबूझकर पिलाया है, क्योंकि ये सब सृष्टि को चलाने का खेल है, कर्मों को नियंत्रण करने का खेल है, कर्मों को नियंत्रण करने का खेल है। ये नहीं होगा कि जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी, फिर तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। जनसंख्या कम भी होगी, अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। ये बैलेंस करने के लिए भगवान ने स्वरभानु को अमृत पिलाया और फिर कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र से उसको 2 रूपों में बांट दिया, राहु और केतु में। और राहु और केतु जब 2 भागों में खंड हो गए तो ये शनि देव को मिले हैं। फिर शनि देव को अपनी इन्होंने व्यथा सुनाई है कि हे शनि महाराज, आप इस कलयुग के न्यायाधीश हैं, हमारे साथ भी न्याय कीजिए। तो शनिदेव ने उनसे सारी उनकी वृतांत पूछा। तो शनिदेव ने कहा कि देखिए, हम और आप दोनों भुक्त भोगी हैं। मैं भी देव
सूर्य देव, देव शब्द आगे लगाया उन्होंने, देव सूर्य देव का सताया हुआ हूं, और आप भी आपकी कथा के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के सताए हुए हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने ये अपने योग बल से जान लिया था कि जिसको भगवान ने अमृत पिलाया है वो देव श्रेणी का नहीं है। उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को इशारा कर दिया, और सूर्य और चंद्रमा ने, क्योंकि साइडों पे बैठे थे, पकड़ लिया उसको बाजुओं से, और भगवान विष्णु ने अपने रूप में आके अपनी लीला रच दी, सुदर्शन चक्र चला दिया। तो शनिदेव ने कहा कि आप भी सूर्य, चंद्रमा और देवगुरु के सताए हुए हैं, और मैं भी देव सूर्य देव का सताया हुआ, तो आज से आप मेरे ग्रुप में आ जाइए। आइए हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जो रचयिता हैं सृष्टि के। तो ब्रह्मा जी पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर हर एक अमृत पिए हुए को इस विधान में, जो आपका संविधान है, उसके परिषद में स्थान मिलेगा, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल मिलेगा, अगर भगवान ने इन्हें अमृत पिलाया है तो जरूर मिलेगा। तो फिर भगवान ब्रह्मा ने राहु और केतु को अपने विधान परिषद में शामिल किया, जिसको कहते हैं नवग्रहों में शामिल किया, कि आप छाया के रूप में रहेंगे। राहु और केतु को यह कहा था कि आप छाया के रूप में 7 पिंड ग्रहों के साथ रहेंगे, और संसार के ऊपर आपका प्रभाव आएगा, वो चाहे सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है, वो कैलकुलेशन का पार्ट है, लेकिन आपका प्रभाव आएगा, और आप मांग लीजिए जो मांगना चाहते हैं। तो राहु और केतु ने ब्रह्मा जी से देवगुरु बृहस्पति के, जितनी देवगुरु बृहस्पति के पास शक्ति है उसके बराबर शक्ति मांग ली थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जैसे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगा, आज के बाद आपका भी दृष्टिपात पंचम, सप्तम और नवम भाव पर चला गया, तो आपकी जैसी भी उस कुंडली में स्थिति होगी, अगर उच्च हुई, बढ़िया हुई, तो आप उच्च कर देंगे। अगर आपकी उस कुंडली में स्थिति जातक के कर्मों के अनुसार नीच हुई, खराब हुई, तो आप उसे भस्म कर देंगे। ध्यान से समझ लीजिए जो बातें मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया है कि आपके पास भी ठीक वही शक्ति होगी जो देवगुरु बृहस्पति के पास है। इसको कहते हैं ग्रहों की दृष्टियां। देवगुरु बृहस्पति की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि का प्रभाव आता है जन्म पत्री में, लेकिन उसे अमृतमय दृष्टि कहते हैं, कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां जिस भाव पे पड़ती है उसे प्रफुल्लित कर देती है, उसे वृद्धिकारी कर देती है, बढ़ा देती है। हाँ, कई बार मैंने देखा है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि परेशानी देती है, जैसे वो किसी नेगेटिव योग पे पड़ जाए उसको भी बढ़ा देती है। कैसे? मान लीजिए शनि और चंद्रमा का विष योग है किसी की कुंडली के सप्तम भाव में, तो लगन में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो ऐसे में क्या होता है कि शनि चंद्रमा का विष योग सप्तम भाव में पति और पत्नी के संबंधों को खराब कर देता है, और ऊपर से देवगुरु की दृष्टि उस योग को और बल दे देती है। तो ऐसे में मैंने कई बार देखा है कि रक्षा में भी हत्या हो जाती है। तो वही शक्ति ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोलकर राहु और केतु को भी प्रदान कर दी, कि आप जिस भाव में, जिस राशि में आप स्थापित होंगे, वहां तो आपका प्रभाव होगा ही होगा, अपने से पंचम, सप्तम और नवम भाव के ऊपर भी आपका अच्छा या बुरा प्रभाव जातक की कुंडली के अनुसार होगा। तो ये है राहु और केतु का इतिहास, कि कैसे उनका जन्म भगवान विष्णु ने किया और कैसे उन्हें शक्ति शनिदेव और ब्रह्मा जी ने दी। अब जो शनिदेव हैं उन्हें राहु और केतु अपने लिए टीचर, गाइड, शिक्षक, गुरु समान मानते हैं। इसलिए शनिदेव जो हैं वो राहु और केतु के लिए गुरु हैं, और जो शनिदेव स्वयं हैं उनके गुरु महादेव हैं। उनकी भी कथा आपको पता ही है कि सूर्य
और शनि जहां पिता पुत्र हैं, जहां पर भी ये बैठ जाते हैं इकट्ठे होकर, पिता और पुत्र की बनती नहीं है। तो सूर्य देव ने शनि देव को शंकर जी के पास भेज दिया था कि हे शंकर भगवान, आप इसको संभाल लीजिए, ये बहुत ही उद्दंड बालक है, इसे शिक्षा दीक्षा देकर संस्कारी बना दीजिए। लेकिन महादेव ने ऐसी कृपा की कि शनिदेव को कलयुग का न्यायाधीश बना दिया। महादेव की तपस्या इतनी कड़ी थी कि शनिदेव उस तपस्या को पास कर गए, उत्तीर्ण कर गए, और वो दंडकारी बन गए। तो शनि के गुरु शंकर भगवान हैं, जो संहार करता है। अब ये ध्यान से सुनते जाइए, कितना डिमोलिश होना है, डिस्ट्रॉय करना है, वो शंकर जी ने करना है। इसीलिए जो गॉड शब्द है उसकी व्याख्या को समझना पड़ेगा। गॉड शब्द जो भगवान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसमें 3 अक्षर आते हैं, GOD। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जो G फॉर जनरेटर है वो है सृष्टि को जनरेट करने वाले ब्रह्मा जी के लिए। O फॉर ऑपरेटर जो वर्ड है, ये शब्द का प्रयोग किया गया है सृष्टि की रक्षा पालन करने वाले विष्णु जी के लिए। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर शब्द का इस्तेमाल किया है सृष्टि का डिस्ट्रॉय करने वाले महादेव भोलेनाथ भगवान शंकर के लिए। तो ये GOD शब्द जहां से आया है, जिसने इसको प्रयोग किया है प्रभु के लिए, वो भी अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा काशी में, बनारस में रहकर गए हैं, फिर जाकर वो क्रूज पे चढ़े थे। तो ये जो GOD शब्द है, इसके पीछे भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ऐसे ही 786 अंक है जो, उसके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। मैं इसलिए आपको ये बातें बताता हूं कि आपको ये पता चले कि सनातन ही पुरातन है। किसी भी रिलीजियस होली बुक में अगर गॉड शब्द का प्रयोग होगा, किसी भी रूहानी किताब में अगर 786 का प्रयोग होगा, तो आपको उसके अंदर का भेद पता होना चाहिए। उसके अंदर है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये जो महेश है, ये भगवान शिव हैं। ही इज द डिस्ट्रॉयर। और डिस्ट्रॉयर के जो शिष्य हैं वो शनिदेव हैं, दंडाधिकारी। दंडाधिकारी शनिदेव के जो शिष्य हैं राहु और केतु हैं। ये सारी भूमिका मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब तक आप पीछे नहीं जाएंगे तब तक आप अपनी कुंडली वाले राहु और केतु को समझ नहीं पाएंगे कि ये राजयोग देने वाले हैं। हालांकि मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, पर आप लोगों को सुनने में आनंद आता है, इसलिए मुझे करना पड़ता है कि ये जीवन में अच्छा शुभ फल देने वाले हैं, राजयोग देने वाले हैं, या फिर दरिद्रता लेके आएंगे, खाली बिठा देंगे घर में। ये आपको इसके पीछे की कथा पता होनी चाहिए। राहु और केतु के ऊपर है शनि, शनिदेव के ऊपर है चंद्रमा। चंद्रमा क्यों बोला? क्योंकि वो भगवान शंकर के मस्तक पे रहता है। कुंडली में शंकर जी को चंद्रमा के रूप में मैं ढूंढता रहता हूं कि शिव जी कहां पे हैं, जिसको कहा गया 2.5 चाल महाकाल, कि चंद्रमा 2.5 चाल चलते हैं घर में, वो महाकाल घूम रहे होते हैं घर में कि कहां पे मैं क्या, किसको ठीक करूं, किसका संहार करूं। तो चंद्र की हर 2.25 दिन बाद जो राशि परिवर्तन होता है वो शंकर भगवान का गोचर होता है। तो ये भूमिका मैं समझता हूं मैंने बड़े ही आसान शब्दों में बताई है। ऐसे मुझे करके बता दीजिए अगर आपको समझ आ गया, क्योंकि मैं बिल्कुल यहाँ पे ज्योतिषी वाली भाषा प्रयोग नहीं करता, संस्कृत का कोई श्लोक नहीं बोलता कि ये लिखा है कुंडली में और उसका ये व्याख्या होगी और इसको समझिए। अब ना, मैं आपको उसी भाषा में बात करने का प्रयास करता हूं जो आपकी और मेरी बातचीत की भाषा होती है, क्योंकि सीखा ही इसी तरह जाएगा, अदरवाइज हम लोग सीख नहीं सकते। और मेरा ध्येय यहाँ बैठकर कोई कमर्शियल पार्ट नहीं है, आपको ज्योतिष की जानकारी देना और सिखाना है, यही मेरा शौक है। तो ये आपके जो थम्स अप आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब लोग
इन विषयों को जो जानकारियां ले रहे हैं, इससे पहले हमने त्रिक स्थानों की जानकारियां ली, उससे पहले हमने लगन पंचम नवम की जानकारियां ली थी, उसे भी मैं ढूंढकर YouTube पे अपलोड कर दूंगा। अब आपको इसको स्क्रॉल करके ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मेरे YouTube चैनल पे जाके सीरीज वाइज ढूंढ सकते हैं। आपको इतना ही लिखना YouTube पे जाके पंडित राजन शर्मा लुधियाना, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा जहां पर आपको ये सारी जानकारी 1 बाय 1 सीरीज में मिलेगी। तो बहुत मुझे आनंद आ रहा है, सामने आपके जो थम्स अप मिल रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आपको मैं सारे लग्नों के ऊपर प्रभाव बताऊंगा, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन पे। जो आप बीच में लिख रहे हैं ना, मीन पे क्या होगा, कुंभ पे क्या होगा, आप शांति से या तो सुने या फिर कोई और चैनल ट्यून कर लें, किसी और चैनल को देखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मीन तो सबसे लास्ट में आना, मीन वाले के जल्दी बहुत होती है, तो वो भगवान ने अगर आपको लास्ट में रखा है, इसका मतलब है उसके पीछे भी कोई ना कोई क्रिया है, भगवान की कोई लीला है। तो आप समझ लीजिए इसको। जितने भी लगन हैं, राशियां हैं, 1 बाय 1 उनको सारा मैं प्रयास करूंगा, जितनी मुझे जानकारी है, जितनी मुझे नॉलेज है, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेष लगन की ही नंबर आएगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे थम्स अप दिखाकर, और मुझे समझ आ रहा है कि मेरा बोलना जो है वो निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। नेट पैक आपका भी लग रहा है तो नेट पैक मेरा भी लग रहा है, हम दोनों का ये व्यर्थ ना जाए, इसलिए इसको समझ लीजिए। राहु और केतु, इसका उद्गम आप लोग जान गए हैं। अब आइए ज्योतिष शास्त्र में चलते हैं, क्योंकि पौराणिक कथा आपने समझ ली है। अब आइए कुंडली में चलते हैं। कुंडली में राहु और केतु को जानने का नियम क्या है, यह समझ लीजिए। सबसे पहला नियम यह है कि शनिवत राहु कुजावत केतु, शनिवत राहु कुजावत केतु, ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको भी याद हो जाएगा कि कुंडली में जैसी स्थिति शनि देव की होगी वैसी ही राहु की होगी। अगर शनि मित्र लगन में उच्च हुए और राहु अपनी जगह पर उच्च हुए, तो वो इंसान को अरबों पति तक बना देता है। हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की कुंडलियां हैं, वो भी हमारे ही लुधियाना शहर के। हमारे पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडलियां हैं, हमारे पास बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स की कुंडलियां हैं, जिन्हें राहु ने अरबपति बनाया है। मैं लाखपति नहीं कह रहा, करोड़पति नहीं कह रहा, 100 करोड़पति, 200 करोड़पति, अरबपति वो राहु बनाता है। लेकिन कब? एक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, शनिवत राहु कुजावत केतु। कुंडली में जैसे शनि होंगे वैसे ही हमें राहु का फल मिलेगा, कुंडली में जैसे कुजा होंगे वैसे ही हमें केतु का फल मिलेगा। तो ये शनिवत राहु कुजावत केतु। अब यहां कुजा कौन है? अधिकतर लोगों को शायद ना पता हो, कुज मंगल को कहा गया है। कई बार कुंडली में लिखा होता है ना कुज दोष, वो मंगलिक दोष को कहते हैं कुज दोष। तो कुज मंगल को कहा गया है। तो जैसे शनि वैसे राहु, जैसे मंगल वैसे केतु। पहला नियम है ये राहु और केतु को कुंडली में ढूंढने का, देखने का। एक तो ये निशानी याद रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास बड़े लोग आते हैं, कहते हैं जी पंडित जी हमने सुना तीसरे, छठे और 11वें घर में, तीसरे, छठे और 11वें घर में राहु बहुत बढ़िया होता है। तो मैं कहता हूं भैया राहु लगन में भी बढ़िया होता है, राहु 8वें घर में भी बढ़िया होता है, राहु 5वें घर में भी बढ़िया होता है, वो नियम के अनुसार बढ़िया होता है। तीसरे, छठे, 11वें घर में राहु तभी बढ़िया होगा जब शनि बढ़िया होगा, या फिर आपको ऐसे उपाय करवाए जाएं कि आपने राहु को बढ़िया कर लिया है। अगर मैं सीधा ही देख के कह दूं कि तीसरे, छठे, 11वें में राहु बढ़िया होता है बिना कुंडली को जाने, तो भैया ये टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी नहीं है,
ये सिर्फ फॉर्मूले हैं जो तुक्के चलाने वाले ज्योतिषी ऐसे काम करते हैं कि 3, 6, 11 का राहु बढ़िया, फलां फलां घरों का बृहस्पति बढ़िया, पढ़ाई की उम्र आ जाए तो बुध का पन्ना पहन लो, गुस्सा चढ़ जाए तो चंद्रमा का मोती पहन लो। वो मैं उस चीज़ में नहीं जाता। टेक्निकल अगर आप बात करेंगे तो 3, 6, 11 में राहु निस्संदेह बढ़िया होता है अगर कुंडली में शनि बढ़िया हो। अगर कुंडली में शनि खराब हो तो 3, 6, 11 का राहु भी इंसान को बर्बाद कर देता है, क्योंकि तीसरे भाव में भाइयों से, बंधुओं से, मित्रों से परेशानी, छठे भाव में रोग, शत्रु, कर्जा, 11वें भाव में प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाती है। इसलिए इसको आप समझना पड़ेगा, इसको आप जानना पड़ेगा। जब तक आप ये राहु के नियम नहीं समझते तब तक आप उससे कुछ भी नहीं ले सकते, ना करोड़पति तो ना दरिद्रपति, फिर वो अपनी मर्जी से चल जाता है। तो पहला नियम यह है कि अगर आपकी कुंडली में शनि बढ़िया तो ही राहु बढ़िया होगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल बढ़िया तो ही केतु बढ़िया होगा। इसे याद रखने का एक फॉर्मूला है कि शनिवत राहु कुजावत केतु, शनिवत राहु कुजावत केतु। इसलिए राहु का कोई ऐसा घर नहीं होता कि वो यहाँ करोड़पति बनाता है, यहाँ रोडपति बनाता है। राहु हर घर में इंसान को करोड़पति भी बना सकता है और हर घर में इंसान को जेल की यात्रा, दरिद्रता, बीमारियां, फटेहाल भी कर सकता है। तो इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है 3, 6, 11 जिसके दिमाग में ये घुसी हुई है, समझ लीजिए उनको अपने दिमाग से ये एक फालतू की बात निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगला नियम समझ लीजिए राहु और केतु को जानने का। राहु ग्रह मान लीजिए कुंडली के जिस भाव में है उस भाव की राशि कौन सी है, किसी भी भाव में हो, मान लीजिए किसी के लगन में राहु है, वहां 9 नंबर राशि है, यानी कि हम कहेंगे धनु में राहु है, धनु लगन में ही राहु है, हम तो ये उसका एग्जाम्पल दे देंगे। तो वहां पर धनु लगन के स्वामी जुपिटर को देखना पड़ेगा, शनि को देखना पड़ेगा कि शनि कैसा है कुंडली में, जुपिटर को देखना पड़ेगा कि कुंडली में जुपिटर कैसा है। अब वहां यह भी हो सकता है कि शनि बढ़िया हो लेकिन जुपिटर जिसके घर में बैठा है राहु वो बीमार हो, छठे घर में हो, वो 8वें घर में हो, वो 12वें घर में हो, या वो स्वयं राहु को जाके चिपक गया तो गुरु और राहु के चंडाल दोष में हो। तो वहां पर भी राहु, जो करोड़पति वाला आपने जुमला सुना है, उसके ऊपर क्रॉस मार दीजिए, वो भी नहीं एप्लीकेबल होगा। इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है राहु और केतु से लॉटरी लगवाना, बहुत ही। इसीलिए मैं कहता हूं 98 लोग 100 में से यही कहते हैं कि भाई ये परेशान कर दिया इन्होंने, जब से केतु आया घर बैठे हुए हैं। क्योंकि ज्योतिष की किताब में लिखा केत छुड़ावे खेत, वो घर से दूर ले जाता है इंसान को, काम से दूर ले जाता है इंसान को, घर में ले आया वापस तो घर में ही बिठाकर रखेगा, फिर काम पे नहीं जाने देता। केतु ऐसा है। तो ये राहु और केतु के नियम हैं कि जैसा शनि वैसा राहु, जैसा मंगल वैसा केतु। ये राहु का नियम है कि जिस भाव में बैठा है उसकी राशि का स्वामी, जिसको एस्ट्रोलॉजी में डिस्पोजिटर सिस्टम कहते हैं, कि आप मान लीजिए मेरे घर में आए हैं, अगर मैं ही बीमार होऊंगा तो आपकी सेवा नहीं होनी। फिर आप मेरे घर में आए हैं और मैं होऊंगा तगड़ा तो मैं कहूंगा इसको दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ, मेरा दोस्त आया है। ठीक है, और इसलिए ये याद रखना पड़ेगा कि राहु जिसके घर में है, जिस राशि में है, उसकी स्थिति कमजोर है या उसकी स्थिति बढ़िया है। और एक बात आपको बता देता हूं, मान लीजिए राहु जिसके घर में है, मान लीजिए सिंह राशि में राहु है या सिंह लगन में राहु है, तो वो हो गया सूर्य का घर, और उधर हो गए सूर्य देव जी उच्च। तो ये शर्त तो पूरी हो गई कि राहु अगर सूर्य के घर में है, सूर्य उच्च हैं, तो बड़ा बढ़िया फल देंगे। लेकिन अगर उसी कुंडली में शनि खराब हुए तो ये राहु सूर्य को खा जाएगा, चाहे सूर्य उच्च पड़ा हो। याद रख लीजिए, इशारा इसको शनि का ही मिलेगा। दोबारा समझ लीजिए
कि मान लीजिए राहु किसी भी राशि में है, सूर्य की राशि में है तो सूर्य उच्च पड़े हुए हैं, तो हम कहेंगे ये शर्त तो पूरी हो गई कि राहु जिसके घर में है वो बड़ा बलवान है। लेकिन अगर उसी कुंडली में शनि खराब हुए तो ये सूर्य के घर में बैठकर सूर्य को तंग करेगा। सूर्यदेव गोचर करेंगे 30-30 दिन एक एक घर में, लेकिन उनको फिक्र पड़ी रहेगी कि मेरे घर में तो कोई डाकू बैठा हुआ है, मेरे घर में तो कोई आताताई बैठा हुआ है, मेरे घर में तो कोई AK-47 लेके बैठा हुआ है, कहीं उसको उड़ा ही ना दे। तो ये नियम है राहु और केतु को समझने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई पक्का घर नहीं है जिसमें आप ठोक के दावा लगा दो जी मेरी कुंडली में तो करोड़पति वाले घर में बैठा है। नेवर नेवर नेवर। राहु इज द वन ऑफ द मिस्टीरियस प्लैनेट, केतु इज द वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट, क्योंकि राहु तो फिर बताकर दिखाकर करता है, केतु गुप्त गुप्त रूप से नीचे नीचे से जड़ काट देता है। तो राहु ग्रह और केतु ग्रह को ये समझने की थ्योरी आप लोगों ने समझ ली है। राहु ग्रह और केतु ग्रह अगर 7 पिंड ग्रहों को चिपक गए, एक ही भाव में चले गए किसी भी अन्य ग्रह के साथ, उसकी हालत खराब कर देते हैं, उसकी हालत खराब कर देते हैं। जैसे आजकल का गोचर ही अगर आप देखेंगे, जुपिटर और केतु इकट्ठे हैं, गुरु और केतु इकट्ठे हैं। जो भी ग्रह केतु के साथ आ गया, मान लीजिए केतु चंद्र है, केतु मंगल है, केतु सूर्य है, केतु जुपिटर है, कोई भी, उस पर सीधा सप्तम दृष्टि राहु की आ जानी है, तो वो डबल शिकंजे में होता है। जैसे आजकल आप देखेंगे केतु और गुरु का, गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, ऊपर से राहु का विष भी गिर रहा है उसके ऊपर। तो जिस दिन से ये मिले हैं केतु और गुरु, ये भी पितृदोष होता है, उस दिन से श्वास की जो प्रक्रिया है वो पूरे वर्ल्ड की खराब हुई है। श्वास की प्रक्रिया दिसंबर में हो गया था ये कांड, और ये जो श्वास है जिसको लंग्स कहते हैं, जिसको फेफड़े कहते हैं, और ये कोविड जो है, इसने गुरु और केतु के मिलने के बाद पूरे विश्व में श्वास की क्रिया, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, उनको बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। इसलिए याद रख लीजिए, राहु और केतु जिस पिंड ग्रह के साथ युति कर गए उसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं। इसीलिए कहा गया गुरु और राहु, गुरु चंडाल दोष होता है। गुरु चंद्रमा के साथ राहु चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ हुआ तो चंद्र और सूर्य को ग्रहण लगा देता है। खासकर चंद्र राहु वाले लोग तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, कोई छोटी सी बात उनको बहुत परेशान कर देती है, जिनका चंद्र और राहु के कारण चंद्र ग्रहण दोष बना होता है। वही दोष चंद्र केतु को भी लगता है। किसी की कुंडली में सूर्य राहु के साथ आ गया तो उसे राजदंड मिलने की संभावना होती है, क्योंकि सूर्य राजा को कहा गया है, सूर्य सरकार को कहा गया है, सूर्य पिता को, बॉस को कहा गया है। तो राजदंड, लीगल प्रॉब्लम, अपमान, अपयश, जेल यात्रा किसको मिल गई? जिसका सूर्य राहु के साथ हो। मानसिक टेंशनें किसको होती हैं? एंजाइटी किसको होएगी? फालतू की सोच किसको होगी? जिसका चंद्रमा राहु के साथ मिल गया। मंगल और राहु एक देवग्रह है। मंगल, 4 देवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। गुरु को चंडाल कर देता है, चंद्र को ग्रहण, सूर्य को ग्रहण। मंगल के साथ अगर राहु मिल जाए तो यह अंगारक दोष बन जाता है, क्योंकि राहु का सूचक कच्चा कोयला है तो मंगल का सूचक अग्नि है। अब अग्नि कच्चे कोयले पर हो और वो हो संतान के घर में, पंचम भाव में, तो वहां अग्नि। अग्नि कोयले पे हो राहु मंगल, वो हो पति पत्नी के सप्तम भाव में, वहां अग्नि लग जाएगी। अग्नि और कोयला, मंगल और राहु कर्म स्थान में हो पिता के घर में, वहां अग्नि लग जाएगी। तो ये 4 देवग्रह गुरु, चंद्र, मंगल और सूर्य राहु या केतु के साथ हुए, इनकी क्वालिटी लॉस हो जाती है। अब आइए दूसरी तरफ, शुक्र, बुध और शनि। शुक्र, बुध और शनि, यहां पर बुध अगर राहु के साथ आ गया या केतु अगर बुध के साथ आ गया
तो उसे जड़ दोष कहते हैं, बुद्धिहीनता का दोष बना देता है। अगर बुद्धि एक्सीलेंट हुई, तेज हुई, तो वो क्राइम की तरफ लेके जाएगी। जिन लोगों का बुध और राहु या बुध और केतु को मैंने मिले हुए देखा है, या तो वो क्राइम की तरफ ले जाती है, इंसान को झूठा बना देगी, चोरियां करने वाला बना देगी, क्योंकि बुध वाणी है, बुध विचार है, राहु भी विचार है। बुध अगर राहु या केतु से खराब हो तो वो जड़ दोष पैदा करता है। इंसान, एक मैंने कहानी पढ़ी थी ठग नटवर लाल की, उसके जितने सिम्टम मैंने देखे वो सारे बुध और राहु के थे। लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, संसद भवन का सौदा करने निकल गया था, वहां जाके पकड़ा गया, उसको ले जा रहे थे तो वहां से खिसक लिया। बुध और राहु, या तो बिल्कुल डंबो होगा, हकला रहा होगा, बिल्कुल घर में बैठा होगा, कैलकुलेशन उसको बिल्कुल नहीं आती होगी, या फिर बहुत फास्ट कर रहा होगा। है दोनों चीजें नुकसानकारी। शुक्र और राहु या शुक्र और केतु, शुक्र अगर शुद्ध हो जाए तो वो मां लक्ष्मी का रूप है, और शुक्र अगर खराब हो जाए तो वो वैंप का रूप है, वैंप, खलनायिका। उसके अंदर वासना भर जाती है। कौन भरता है? राहु या केतु। पिछला पूरा महीना शुक्र और राहु का था, तो आपने देख लिया कि पूरा महीना टीवी चैनल के ऊपर रिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब आपके सामने उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वो वैंप हो गया था। शुक्र राहु या केतु के साथ हो जाए तो वो एक ऐसा विचार पैदा करता है, उसको वासनात्मक विचार कहा गया, उसको शुद्ध विचार नहीं कहा गया। तो ऐसे ही शनि है। अब शनि और राहु अगर मिल गए एक स्थिति में, तो ये नागमणि योग भी होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। नागमणि योग भी होता है, शनि और राहु मिल गए तो नागमणि योग, जिसको सर्वोत्तम योग मैं कहता हूं, किसी बिरले की कुंडली में मुझे मिलता है। लेकिन अधिकतर स्थितियों में, वही 98% में, ये प्रेत छाया योग होता है, प्रेत श्राप लगा होता है। ये क्यों होता है ऐसे कि शनि राहु, मंगल राहु, सूर्य राहु, केतु राहु, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हमारी अगली कुंडली में ये छप कर आ जाता है। तो ये समझ लेना पड़ेगा आपको कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, केतु की स्थिति क्या है, और राहु और केतु के साथ कौन कौन सा ग्रह जुड़ जाए। कई बार ऐसा हो जाता है राहु के साथ 3-4 ग्रह भी जुड़ जाते हैं। राहु के साथ चंद्र, मंगल, सूर्य, गुरु, बुध इकट्ठे भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मैंने देखा है किसी की कुंडली में 3 ग्रहों के साथ राहु, जैसे सूर्य के साथ बुध और शुक्र आसपास रहते हैं, और जन्म के समय वहां राहु भी आ गया कि सूर्य बुध शुक्र राहु। अमावस्या वाले दिन हो तो चंद्रमा भी वहीं होगा, सूर्य बुध शुक्र चंद्र राहु। ऐसे में राहु के अंदर सबके गुण भर जाते हैं, नॉट ओनली बुध, उसमें थोड़ा शुक्र का भी गुण आ जाएगा, उसमें मंगल का भी आ जाएगा। वो फिर मल्टी टैलेंटेड हो जाता है आदमी, मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, जिसका डिफरेंट प्लैनेट्स विद राहु आ जाए उसके अंदर, और उसके, और वहां पर अगर शनि ने कृपा कर दी तो वो मल्टी टैलेंटेड आदमी क्या 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 बन सकता है। अन्यथा वो मल्टी टैलेंटेड आदमी धक्के खा रहा होता है, कहेगा मुझे गाना भी आता है, मुझे गिटार बजाने भी आती है, मुझे मशीन चलाने भी आती है, मैं बिजली का काम भी कर लूंगा, मैं लकड़ी का भी कर सकता हूं, मैं कपड़ा भी बेच सकता हूं, लेकिन ठन ठन गोपाल कर कुछ नहीं रहा होता, हवा में घूम रहा होता है। हवा में, जिसके राहु के साथ 2-3-4 ग्रह हों, वो हवा में घूम रहा होता है। बड़ी उसकी कोई ग्रह उसकी दशा आगे बचाने वाली तो उसको बचाती है, लेकिन ऐसे मल्टी टैलेंटेड मैंने बहुत देखे हैं, एक हाथ से तबला बजा रहे होते हैं, मुंह से गिटार बजा रहे होते हैं, बस वही बजा रहे होते हैं फिर वो। तो ये कुंडलियों में आपकी बहुत भेद है, बहुत सीक्रेट है, और खासकर जिस ग्रह की आज हमने बात शुरू की है, आज वो तो है ही छद्म वेशधारी ग्रह, उसको तो गुप्तचर कहा गया, सीक्रेट एजेंट। जितने गुप्तचर होते हैं ना, ये हमारे CID टाइप ऑफ, वो सारे राहु और केतु का रूप माने गए हैं, गुप्तचर, सीक्रेट एजेंट्स, छद्म वेशधारी, क्योंकि इसने छद्म वेश धारण करना है। रावण का मामा मरीच था, रावण का मामा था मरीच, तो रावण ने अपने मामा को कहा कि मामा
मुझे एक काम करवाना है तुमसे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास राहु सिद्ध है। तो उन्होंने अपने मामा मरीच को कहा था कि आप छद्म वेश धारण कीजिए, स्वर्ण मृग बन जाइए, सोने का हिरण, और स्वर्ण मृग बनकर आपको माता सीता के आसपास मंडराना है ताकि वो आपके ऊपर मोहित हो जाए। तो ये विष्णु की लीला है, भगवान की, ये प्रभु का एक खेल है ताकि हम इन बातों को जान सकें। तो छद्म वेश धारण करता है उसको राहु कहा जाता है। तो ये जो राहु और केतु की कहानी अब शुरू तो हो गई है, लेकिन साथ में टाइम देखना पड़ेगा, 45 मिनट्स हो गए हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि राहु 3, 6, 11 में बढ़िया नहीं होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में, 12 में, सब में बढ़िया हो सकता है। 3, 6, 11 वाला अपने दिमाग से फतूर निकाल दीजिए, क्योंकि कहीं कुंडली में शनि खराब हुआ, शनि नीच राशि में हुआ, शनि मंगल के साथ हुआ, वो भी अंगार होता है क्योंकि मंगल अग्नि है, शनि पेट्रोल है। शनि सूर्य के साथ पितृदोष में हुआ, वो भी शनि खराब होता है। शनि चंद्रमा विष योग वाली कुंडली हुई तो वो भी शनि खराब होता है। शनि सिंह राशि में हुआ या शनि मेष या वृश्चिक राशि में हुआ, वो भी शनि खराब होता है। ऐसे में जहां शनि खराब हो गया वहां पे राहु चाहे 3, 6, 11 में हो, बर्बाद करके रख देता है, खा जाता है सब कुछ। तो इसलिए पहले तो आपको राहु की पिक्चर को समझना पड़ेगा, राहु को जानना पड़ेगा। राहु और केतु के पीछे शनि और मंगल हैं, उन्हें देखना पड़ेगा। जब आप इसको समझ जाएंगे, इसको जान जाएंगे, इसके ऊपर आपकी पकड़ बन जाएगी, तब आप राहु और केतु के फलों को समझ सकेंगे। नहीं तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना छुपा हुआ ग्रह है, पकड़ नहीं सकता कोई। बहुत प्रैक्टिस की है मैंने इसके ऊपर, 20 साल राहु और केतु के ऊपर प्रैक्टिस किया, 20 साल। तब जाकर मैंने समझा है कि पहले तो इन्हीं को पकड़ो, पहले इन्हीं की सफाई करो, पहले इन्हीं के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करो। मेरा पहला उपाय यही होता है, जो मेरे पास बहुत पुराने लोग आ रहे हैं पिछले 20 साल से, कि बुधवार को राहु का उपाय माँ दुर्गा के चरणों में जाके करो, और मंगलवार को केतु की ध्वजा के साथ बजरंग बली के पास पहुंच जाओ, क्योंकि बजरंग बली स्वयं मंगल हैं और ध्वजा स्वयं केतु है। तो कुजावत केतु कर दो। और माता सरस्वती का भक्त है ये राहु, क्योंकि खुद वो केवल और केवल ब्रेन है, वाणी है, आइज है, हाथ नहीं है उसके, हाथ केतु के पास होते हैं। तो वो तो अपनी वाणी से, अपने विचार से सामने वाले को चक्कर में भी डाल सकता है और आकर्षित भी कर सकता है। तो ये शक्ति माँ सरस्वती की है, दुर्गा माँ के रूप की है। तो इसलिए बुधवार जो होता है वो है माँ का वार। बुध की शाम को सबसे मेरा पहला उपाय होगा, जो भी मेरे पास चाहे पिछले 20 साल से आ रहा हो, चाहे आज पहली बार आया हो, उसको मेरा पहला उपाय होगा कि सबसे पहले कुंडली में ढूंढिए राहु और केतु कहां पर है। अगर तो ये पितृदोष में है या काल सर्प दोष में है। काल सर्प दोष आप सब समझते ही हैं कि सारे ग्रह वन साइडेड हो जाएं तो वो राहु के लॉक में फंसे होते हैं, जिसको नागपाश योग कहा गया है। रामायण की कथा में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नागपाश योग में श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध लिया था, तो गरुड़ को बुलाना पड़ा था। अब जहां पे गरुड़ होगा वहां पर राहु और केतु का प्रभाव कम होता है। इसलिए अक्सर मैं उपाय करवाता हूं काल सर्प योग वालों को कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है बड़ा अनुष्ठान कराने के लिए आपके पास पैसा ना हो, इतना दरिद्र कर देते हैं राहु केतु, तो विष्णु भगवान का एक ऐसा चित्र लेके आइए जिसमें वो गरुड़ के ऊपर सवार हो और नीचे मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा हो। वो चित्र सामने रखकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया कीजिए। ये राहु केतु, ये काल सर्प दोष से राहत मिल जाएगी। नोट कर लीजिए, आप सबको बता रहा हूं मैं। अगर काल सर्प दोष की आपकी कुंडली है तो भगवान विष्णु का गूगल से ढूंढ लीजिए ऐसा चित्र कि वो स्वयं गरुड़ पे सवार हैं और नीचे दिखाई दे रहा हो एक गज और उसका पैर ग्रह के मुंह में हो, और वहां पे जो गज ने किया था वो आपको भी करना पड़ेगा, गजेंद्र मोक्ष का पाठ। अगर आप इस भेद को जान जाएंगे, समझ जाएंगे,
तो भी राहु केतु से छुटकारा मिल जाता है, राहत मिल जाती है। तो मेरा पहला उपाय मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ ये होता है कि कुंडली में पहले राहु केतु देख लीजिए। अगर गुरु राहु, शनि राहु, मंगल राहु, किसी भी प्रकार का पितृदोष है, पहले उसको ठीक कराइए, उसके बाद उसको ट्यून कीजिए। ट्यून कैसे करना है कि राहु माँ दुर्गा के चरणों में बलि रूप हो और केतु हनुमान जी के कांधे पे ध्वजा रूप हो, तो ये दोनों पकड़ में आ जाएंगे। फिर इनके कलर से बचना है कि अपने ऊपर हावी नहीं करना इसको। रॉयल ब्लू कलर, नील वाला नीला रंग, ये वाला, दिस वन इज रॉयल ब्लू कलर, नील वाला नीला रंग राहु का, और ब्राउन कलर केतु का। आप अपनी अपनी कुंडली देख लीजिए, अगर ये खराब है या इनकी दशा में आप लोग उलझ गए हैं, या आपकी कुंडली में ये पक्का गुरु राहु, मंगल राहु, सूर्य राहु, शनि राहु वाला दोष बनाकर बैठे हैं, या केतु के संग बैठे हैं, तो ब्राउन एंड रॉयल ब्लू कलर, राहु और केतु की कलर से भी बचना पड़ेगा। तो ये यहां तक राहु और केतु की ट्यूनिंग होती है। उसके बाद पता चलेगा आपका लगन क्या है, आपके कौन से अच्छे ग्रह, कौन से डाउन ग्रह। तो ये आज का जो स्टार्टिंग एपिसोड है, मैं समझता हूं यहां पे मुझे रोक देना चाहिए। कल से शुरू करूंगा कि मेष लगन में कहां राहु और कहां केतु आएगा, क्योंकि ये तो अभी 23 सितंबर को 7:38 पर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं आज यहां पे रोक रहा हूं। एक जानकारी आपको और मैं दे देता हूं, गोचर की जानकारी, क्योंकि ये सितंबर का जो महीना है, इस महीने में बहुत कुछ ठीक होने वाला है। जो पिछली मई से खराब है, जो पिछली मई से खराब है, वो ठीक होने वाला है, क्योंकि इस महीने में देव गुरु बृहस्पति एक्टिव हो जाने हैं, मार्गी हो जाने हैं 13 सितंबर को। इसी महीने में शनिदेव मार्गी हो जाने हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को जब बृहस्पति और शनि मार्गी हो गए, तो संसार फिर चल पड़ेगा। जो रुक गया है ना, जो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, चाहे वो जीवन की व्यवस्था, चाहे वो गृहस्थी की व्यवस्था, चाहे वो अर्थव्यवस्था, चाहे वो सेहत व्यवस्था, ये सारी चरमरा गई है। बृहस्पति डाउन चल रहा है, जो हमारी श्वास क्रिया का स्वामी है। शनि डाउन चल रहा है मई से, जो हमारे कर्म, कारोबार, लोहे की मशीन का, फैक्ट्री का, कारीगर का स्वामी है। इसको समझना पड़ेगा। और इसी महीने में 23 सितंबर को राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसी महीने में 10 सितंबर को मंगल ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो ये लगभग, क्योंकि लास्ट डेट 29 सितंबर को शनि ठीक होंगे, तो ये पूरा सितंबर का महीना चेंजेस वाला है। इसे आराम से, शांति से अब होने दीजिए, क्योंकि पिछली मई से झेल रहे हैं, या गुरु और केतु को तो दिसंबर से झेल रहे हैं, जो कोरोना वायरस की शुरुआत हो गई थी। ये 23 सितंबर को अलग अलग हो जाएंगे गुरु केतु, क्योंकि केतु धनु राशि से निकल जाएगा। फिर देखना गुरु का क्या फल मिलता है, क्योंकि बृहस्पति फिर धनु में अकेला रह जाएगा। अगर 10 दिन भी मिल गया ना बृहस्पति अकेला, वो भी मार्गी, वो भी शक्तिशाली, शक्तिवान, तो क्या से क्या लाइफ में चेंज कर देता है। और उधर शनिदेव अपने ही घर में 30 साल बाद आए हुए हैं। जनवरी की 24 को ही आ गए थे, लेकिन क्योंकि वो वक्री हो गए, बीच में अस्त हो गए, अपना प्रभाव नहीं दे पाए, अब जाकर वो 29 सितंबर को अपना प्रभाव देंगे। और मजेदार बात यह है कि राहु और केतु जिन राशियों में जा रहे हैं, वृषभ और वृश्चिक, यहां भी उन्हें उच्च का माना जाता है। ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि जीवन में बड़ा परिवर्तन आना है एकदम। जितना हम लॉकडाउन में रहे हैं, उतना ही बिजी रहेंगे। 24 आवर्स का वर्क मिल जाएगा। फिर कहेंगे भैया इतना काम मत कराओ, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमसे नहीं होता इतना काम। अब कह रहे हैं ना कोई काम ही दे दो, 24 घंटे हो गए वेले बैठे हैं। फिर जब राहु और केतु उच्च राशियों में, शनि मार्गी अपने घर में, गुरु मार्गी अपने घर में, इतना काम फिर से आ जाएगा कि फिर कहेंगे हमसे नहीं होता, हमें छुट्टी चाहिए, हमने नहीं ओवर टाइम करना। आज जो सैटरडे संडे छुट्टियां मना रहे हैं ना लॉकडाउन की, फिर कहेंगे यार वो बड़ा अच्छा था, 5 दिन काम करते थे, 2 दिन छुट्टी मिलती थी। तो ये इस महीने का सिस्टम है। इस महीने में शनिदेव
अपनी बढ़िया स्थिति में, गुरु अपनी बढ़िया स्थिति में, राहु केतु अपनी बढ़िया स्थिति में आने वाले हैं। ये गोचर है, ये आपकी कुंडलियों की बात नहीं कर रहा। आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान करने वाले तो वो करते ही रहेंगे। गोचर का फायदा केवल वो इंसान ले सकता है जो अपनी कुंडली को साध लेता है, अपनी कुंडली के ऐसी रेमेडीज, कलर थेरेपी, डोनेशन थेरेपी, ट्यूनिंग थेरेपी, जेम्स थेरेपी करके रखता है कि वो कुंडली को तो उसने पकड़ लिया, दशा दुशा तो उसका एक तरफ हो जाती है, फिर गोचर असर देता है उसको। जिसका अभी उसके ऊपर पकड़ नहीं बना वो तो परेशान रहेगा। जिसने कुंडली को सेट किया, कुंडली को सेट उसने, जिसने कुंडली को सेट किया उसने गोचर से लाभ लिया, नहीं तो गोचर ऐसे का ऐसे ही निकल जाता है, कुंडली का ग्रह ही परेशान करता रह जाता है। ठीक है, तो ये इस सारे सिस्टम को आप जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए। मैं तो कहूँगा ये वीडियो है, इसको सेव कीजिए, इसको 2, 3, 4, 5 बार सुनिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि राहु और केतु के पीछे कौन कौन है। राहु और केतु के पीछे है शनिदेव, मंगल, महादेव स्वयं है, चंद्रमा है, उन राशियों के स्वामी हैं जहां ये बैठे होते हैं। अगर वो भी खराब हुए तो वो भी परेशान कर देंगे। तो शनि मकर में मार्गी होने वाले हैं और राहु वृषभ में उच्च होने वाले हैं। अब जब तक शनि ग्रह किसी अन्य कारण से अस्त नहीं होते, वक्री नहीं होते, तब तक राहु और केतु ने राजयोग पैदा कर देना है। आज फिर राजयोग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं गोचर में। अब क्या हम लोग, मैं, आप, हम सब क्या गोचर से उस राजयोग, उस उच्च योग का लाभ ले सकते हैं? क्या हमने अपनी कुंडलियों को ट्यून किया हुआ है? ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको कल बताऊंगा फिर मैं मेष लगन वालों को कि आपके लिए कहाँ राहु का प्रभाव आएगा अगले 1.5 साल और कहाँ केतु का प्रभाव आएगा अगले 1.5 साल। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आप बार बार सुनेंगे तो आपको पूर्ण ज्ञान मिल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में लगभग वो निचोड़ मैंने दिया है जिसको इकट्ठा करने में शहद की मक्खी की तरह मैंने घूम घूम के हर फूल से थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद रस लेके 20 साल मैंने एक्सपीरियंस का एक छत्ता बनाया शहद का। वो मैंने आपको इन 50 मिनटों में सारा सुना दिया है, दे दिया है, साझा कर दिया है, कलर बता दिया राहु का, छोटा सा उपाय बता दिया है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ बता दिया है, राहु केतु कब शुभकारी होते हैं ये बता दिया है। इस बात को आप बार बार सुनेंगे, बार बार समझेंगे तो आपके दिमाग से ये फितूर निकल जाएगा कि मेरी कुंडली में 3रे घर में राहु है, 6ठे घर में राहु है, 11वें घर में राहु है, मेरा कौन कुछ बिगाड़ेगा। उसका सब बिगड़ रहा होता है, उसका सब धीरे धीरे नीचे से आरी की तरफ बिगड़ रहा होता है। किसी के 4-5 ग्रह राहु के साथ हों, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी हवा में सीटी बजा रहा होता है, बस जेब खाली होती है उसकी। तो ये इसको आप समझ लीजिए। अब आने वाले दिनों में सारी चर्चा राहु केतु पे होगी, क्योंकि ये राहु केतु का ही समय चल रहा है, ये पितृपक्ष चल रहा है, ये पूर्वजों का समय चल रहा है। अपने पितरों का भी सम्मान कीजिए। संडे वाले दिन मेरे ख्याल से 4था श्राद्ध बनेगा, जो कल रविवार के दिन, तो अपने पूर्वजों का भी सम्मान कीजिए, अपने बुजुर्गों को भी याद कीजिए, उनके नाम का दान पुण्य जो भी आपकी इच्छा हो वो भी निकालिए। और ये राहु और केतु उससे भी शांत होते हैं, क्योंकि उसमें भी कौवा है, कुत्ता है, गाय है, ब्राह्मण है, उसमें भी है ये सभी ग्रहों के सूचक और कारक। और अगर कहीं आपकी कुंडली में दोष है, पितृदोष, तो भी आप अपने अपने पुरोहित, अपने अपने एस्ट्रोलॉजर, अपने अपने निकट जहाँ भी रहते हैं, अपने अपने कुल गुरु से संपर्क करके ये जो पितृदोष और काल सर्प दोष है इसकी भी शांति करवा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आज का जितना भी एपिसोड है वो राहु और केतु का ज्ञान देने वाला कंप्लीट करते हैं। कल फिर आपके साथ मिलूँगा। लगन मेष से शुरू करेंगे और मीन लगन वालों को सबसे लास्ट में बारी आएगी, मुझे पता है, लेकिन ये सब उस ईश्वर की कृपा है। वो बंसी वाला बंसी बजाता है तो मेष से मीन तक इंसान पहुंचता है, नहीं तो पहुंच नहीं पाता। चलिए दोस्तों, नीचे आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं उन कमेंट्स को ज़रूर रात को पढ़ूंगा और देखूंगा
कि अगर आपका कोई कमेंट ऐसा हुआ जिसको जनरल कमेंट कहते हैं, फॉर जनरल नॉलेज जीके का हुआ, तो वहाँ पर आंसर देने की भी कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ जो आपकी पर्सनल क्वेरीज आपने बीच में कईयों ने लिखी हैं, उसके लिए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9872065786। मेरे कई छोटे भाइयों की तरह, मेरे दोस्तों की तरह आपको मेरी हेल्प करते रहते हैं, मेरा नंबर शेयर करते रहते हैं। 2-3 मेरे भाई बंधु हैं, भरत है उसमें, साजन है उसमें, संयम है उसमें, तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के टाइप नहीं कर पाता। आप बिल्कुल जब भी कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछता है, फट से उनको वो बता देते हैं कि पंडित जी का मोबाइल नंबर ये है। तो आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरा लाइव में भी साथ देते हैं, और बड़ा ही अभिनंदन है आपका। मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, सत श्री अकाल।